नमस्कार साथियों, नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन राजस्थान के भूगोल की जो क्लास है वो ले रहे हैं। अपने यहाँ पर देखिए, क्लास की यदि अपन बात करें तो अपने कौन कौन सी क्लासेज किस हिसाब से चल रही हैं वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ शेड्यूल। कि एक तो कंप्यूटर की क्लास है, हमने एक क्लास शुरू की है कंप्यूटर की। तो जिन जिन भर्तियों के अंदर आपके कंप्यूटर है, जिन जिन एग्जाम्स के अंदर कंप्यूटर है, जैसे आपके पटवार है, वीडियो है, शायद फोर्थ ग्रेड है, राजस्थान पुलिस है, ये कुछ एग्जाम्स हैं जहाँ ये सब्जेक्ट और मैटर करता है। ये कंप्यूटर इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी होता है क्योंकि एक ये लिमिट या लिमिटेड टॉपिक वाला या एक लिमिटेड दायरा वाला पोर्शन है ये। क्योंकि आप देखेंगे कुछ सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए कि आप इंग्लिश पढ़ते हो, आप कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनसे एक डर रहता है। जैसे मुझे खुद को कंप्यूटर और इंग्लिश से डर लगता है, हमेशा से ही लगा है। तो आपके भी सामने ऐसी समस्याएं होंगी कि कुछ सब्जेक्ट से कईयों को गणित और रीजनिंग वाले पार्ट से बहुत डर लगता है, कईयों को हिंदी वाले पार्ट से डर लगता है जिनकी इंग्लिश मजबूत है। तो ये सब के अंदर होता है ये, ठीक है ना। एक प्रश्न और आता है बार बार, कई बार स्टूडेंट्स ये पूछता है कि मुझे बहुत याद करता हूँ मैं भूल जाता हूँ। तो ये सबके साथ ही होता है, ये कॉमनली ये नहीं है कि भाई आप किसी, हाँ ये होता है कि कुछ में 20-21 का फर्क होता है, कुछ की आईक्यू थोड़ा सा लेवल तेज होता है तो वो उसको जल्दी कैच कर पाते हैं। लेकिन वो यदि जल्दी कैच कर पाते हैं तो आप उसको फिर बाद में थोड़े 2 बार पढ़ लो उसको, तो आप भी याद कर लोगे। ये चीज़ें सारी की सारी ऐसी हैं, एक तरह से ये मान लो कि रिवीजन की, बार बार पढ़ने की हैं। और मैं एक शब्द में कहूँ तो ये मान लो कि लास्ट में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो चीज़ें अपने रटी जाती हैं। वो कई बार होता है ना कि अपन एक डायरेक्टली कोई पूछता है और अपन बिना सोचे जवाब, तो वो क्या है, इसका मतलब वो अपने जबान पे आ गई, जबान पे कब आई, वो रटी गई वो चीज़, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कब आती हैं, जब आप बार बार उस चीज़ को पढ़ते हो। तो ये किसी के साथ भी नहीं होता है कि भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, याद हो रहा है, और वो मेरे याद ही नहीं हो रहा, उसके याद हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। याद होना सबके लिए एक जैसा सही है। तो आप उस एक तो इस बात की चिंता मत किया करो कि मेरे याद नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, बात कंप्यूटर की कर रहे थे, तो कंप्यूटर की क्लास चल रही है लगातार। अमित पूनिया सर लगातार पढ़ा रहे हैं, अभी 3 क्लासें डाल दी हैं। तो अच्छा पढ़ाते हैं, आप क्लास देखना, बिल्कुल बहुत ही बेसिकली बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। उसके बाद मेरे द्वारा जो क्लासें अभी स्टार्ट कर रखी हैं यहाँ, तो मैंने 3 क्लास शुरू कर रखी हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि बस इन 3 क्लासों को, बाकी एक अलग बात है कोई छोटी मोटी सूचना देनी हो तो वो अपन जब पब्लिकेशन का चैनल है तो वहाँ दे देंगे, ऐसी कोई बात है नहीं कि किसी बुक के बारे में बताना हो, ये चीज़ें बताते ही हैं। यहाँ एक तो राजस्थान का भूगोल चल रहा है, राजस्थान का भूगोल चल रहा है, ठीक है। और राजस्थान के भूगोल की 20 क्लासेज हो चुकी हैं, ये आपके प्ले लिस्ट बना के बाकायदा पूरी डाली हुई है। शुरू से है, राजस्थान के सामान्य परिचय से लेकर जो टॉपिक हो रखे हैं वो देख लेना आप। एक राजस्थान की राज व्यवस्था की क्लास शुरू कर रखी है, राजस्थान है राज व्यवस्था की क्लास शुरू कर रखी है। राजस्थान राज व्यवस्था की जो क्लास है वो है PYQ बेस पर, यानी पीछे जो भी आपके एग्जाम हुए हैं उनके सारे प्रश्न हैं। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास बुक है तो आप उस बुक के माध्यम से, और बुक आपके सामने पड़ी है, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको, और आप उसको साथ साथ रिवीजन करते रहना ताकि आपको ना तो लिखना पड़े। जैसे मैं बुक की बात करूँ तो जो बुक आती है इसकी, अभी ये राजस्थान की राज व्यवस्था की ये बुक है मार्केट में जो PYQ आधारित है। मैं थोड़ा सा आपको आगे करके दिखाता हूँ, दिख रहा होगा ये राजस्थान राज व्यवस्था, नाथ पब्लिकेशन, ठीक है। ये प्रश्न बैंक है, ये इससे प्रश्न बैंक को आप मार्केट से बिल्कुल खरीदे, ठीक है ना। और एक अच्छी बुक है, अच्छा रेस्पॉन्स है इसका। एक, अच्छा ये बताता हूँ मैं, राजस्थान का भूगोल जो अपन पढ़ रहे हैं वो खास करके पहले जिसको अपन टारगेट कर रहे हैं वो चतुश्रेणी कर्मचारी को टारगेट कर रहे हैं। और उसका कारण है कि यहाँ पर राजस्थान के भूगोल के 20% आते हैं, 20% आते हैं। तो पहले यहाँ पर अपन वही टॉपिक ले रहे हैं राजस्थान के भूगोल में जो आपके फोर्थ ग्रेड में है, क्योंकि इसकी भी एक बुक आती है, मैं दिखा देता हूँ आपको, जिसको अपन आधार बनाकर पढ़ रहे हैं। ये बुक है, ये बुक यदि मार्केट में जाओगे तो आपको ये बुक मिल जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए इधर, चतुश्रेणी कर्मचारी, ठीक है ना, सामान्य ज्ञान, इसी में राजस्थान का भूगोल है ना। तो ये बुक जिसके पास है, बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो उनके पास शायद ये बुक है
है ना। और ये बुक यदि आपको नहीं मिलती है, आपके पास नहीं है, नज़दीकी बुक स्टोर पर नहीं मिलती है, तो आप नाथ पब्लिकेशन के वेबसाइट पे जाइए। आप नाथ पब्लिकेशन की जो वेबसाइट है, गूगल पे जाओगे ना आप, वहाँ नाथ पब्लिकेशन सर्च करोगे तो नाथ पब्लिकेशन की साइट खुल जाएगी। वहाँ पे सारी की सारी जितनी भी बुक हैं वो सारी की सारी यहाँ पे दे रखी है। तीसरी क्लास अपने शुरू कर रखी है राजस्थान करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स की, ठीक है, राजस्थान करंट अफेयर्स की। और ये है सेकंड ग्रेड, स्पेशल सेकंड ग्रेड के लिए, जो सितंबर में एग्जाम है उनके लिए है ये। तो जैसे ये भी सेकंड ग्रेड में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी का एक स्टैंडर्ड है, पर्सनल लेवल के पूछ जाते हैं, अपन देख रहे हैं लगातार। राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक भी मार्केट के अंदर आ गई है। ये तो मैंने वीडियो बना रखा, देख लेना। अभी बुक तो मेरे पास नहीं पड़ी है, मैं दिखाऊं तो आपको एक बार। तो ये 3 क्लासेज मेरे द्वारा चलाई जा रही हैं। हाँ, ये है कि हो सकता है कि इनमें थोड़ा सा गैप आ जाए कभी, शेड्यूल थोड़ा सा फिक्स तो नहीं है टाइमिंग का कि भाई ये क्लास पहले होगी, ये इतने बजे होगी, वो तो नहीं। जैसे जैसे टाइम मिल रहा है इनको अपन कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे राजस्थान के भूगोल का नंबर आज कई दिनों से है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी है जो अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थान राज्य व्यवस्था की क्लास आज डाल दी जाएगी, कल का गैप आ गया था। राजस्थान करंट अफेयर्स की कल डाली थी, देखें कोशिश करेंगे आज नहीं, वरना कल तो आ जाएगी। तो ऐसे करके हमारी तरफ से ये मैटर आपको अवेलेबल करवाया जा रहा है निःशुल्क। कोई पेड कोर्स नहीं है नाथ पब्लिकेशन का कोई पेड कोर्स नहीं है कहीं पर भी। जो है वो इतना यहाँ पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। ये थोड़ी सी होती है। अच्छा, एक पटवार की क्लासेज हमने शुरू की थी, और पटवार में सिर्फ भारत के भूगोल की बात की थी हमने। इसके भी कमेंट आ रहे हैं, तो इसकी थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूँ। भारत के भूगोल की हमने चर्चा की थी। तो भारत के भूगोल के अंदर कुछ से टॉपिक बिल्कुल आपके बचे हुए हैं, ये मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा मैं। इसके हालांकि मैंने जो समझाने वाले टॉपिक थे वो मैंने मैक्सिमम देखो करवा दिए हैं, है ना। तो आप ये तो मत करना कि भाई, जैसे मान लो कि समझने वाला टॉपिक एक तो शुरू वाला होता है, भारत का सामान्य परिचय, भौतिक प्रदेश, नदियाँ, परियोजनाएं, ये समझने वाले टॉपिक होते हैं, ये मैंने करवा दिए हैं आपको। जलवायु वाला टॉपिक है, ये सारे टॉपिक मैंने उधर करवा दिए हैं। अब यदि कोई टॉपिक है, जैसे एक एनवायरनमेंट का थोड़ा सा रोल रहता है पर्यावरण वाले पार्ट का, तो वो मैं आपको करंट से जोड़ के एक क्लास है उधर अवेलेबल करवा दूंगा। तो ये चीज़ें हैं आपकी क्लासेज की। अब बात कर लेते हैं अपन अपने टॉपिक पे। अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख है सिंचाई परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं, और राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कुछ फैक्चुअल। जैसे सिंचाई का नाम आपने जरूर सुना होगा, एक शब्द है अपने पास सिंचाई। इसमें दो फैक्ट आपको ये याद रखने हैं जो सीधे सीधे। एक तो ये, एक बार अभी लिख रहा हूं, बात करूंगा अभी। एक तो ये कि क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, तो उसका आंसर हो जाएगा गंगानगर। गंगानगर यानी खुद के क्षेत्रफल की बात करें तो जितने भी जिले हैं उन जिलों में यदि क्षेत्रफल यदि अपन देखें, उनकी यदि अपन तुलना करें, उनके अपन कंपैरिजन करें, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल निकल के आता है गंगानगर का, जहां पर अपन सिंचाई करते हैं। एक पॉइंट आता है इसी के अंदर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ही बात कर रहा हूं मैं, सीधा लिख भी देता हूं मैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला, न्यूनतम सिंचाई वाला जिला, और वो जिला है राजसमंद। राजसमंद जो एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर सबसे कम सिंचाई की जाती है। ये तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। ये तो इसको अंडरलाइन तो आप क्षेत्रफल की दृष्टि से करो आप, जिसके अंदर एक चीज होगी सर्वाधिक और एक होगी न्यूनतम। फिर यदि आपको प्रश्न ये पूछ लिया जाता है, मतलब जो सिंचित क्षेत्र है उसके प्रतिशत की दृष्टि से, यानी सिंचित
क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से, प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, तो वो सेम ही है जो ऊपर है गंगानगर। गंगानगर ये यहां पर, इस पे देखिए आप, यहां प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब ये हो गया कि जिले का जो खुद का क्षेत्रफल है उसके कितने % भूभाग पर सिंचाई की जाती है। वो यदि परसेंटेज निकालेंगे ना प्रति हर जिले का, तो वो खुद के क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज आएगा वो गंगानगर का आएगा वो, ठीक है। लेकिन ये आंकड़ा चेंज हो जाएगा यदि आपको ये पूछ ले सिंचित क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा चूरू। तो ये दो चीज अलग हो गई। मतलब ये है कि जब गंगानगर और चूरू में आप कंपैरिजन करोगे और सिर्फ क्षेत्रफल देखोगे कि राजसमंद जो जिला है उसके कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई की जा रही है, चूरू जिला है उसके कितने क्षेत्रफल पर सिंचाई की जा रही है, तो ज्यादा जो क्षेत्रफल आएगा वो तो चूरू का आएगा। लेकिन चूरू का खुद का पूरा ओवरऑल जो क्षेत्रफल है वो राजसमंद से ज्यादा है, और चूरू के खुद के क्षेत्रफल का प्रतिशत निकालेंगे कि इसके कितने प्रतिशत भूभाग पर सिंचाई की जाती है, तो फिर बाद में इसका प्रतिशत राजसमंद से डाउन आएगा। ये 4 फैक्ट है, इनको आपको याद रखना है। एक तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, ये 4 फैक्ट हैं, वापस मैं रिपीट कर देता हूं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला आपका कौन सा है, तो वो आपका गंगानगर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला राजसमंद है, और प्रतिशत की दृष्टि से पूछ ले तो सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला गंगानगर हो गया, और प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला पूछ ले तो आपका हो जाएगा चूरू। क्लियर मेरी बात यहां तक? अब बात आती है सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं? सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधनों के अंदर सबसे पहले जो सबसे बड़ा जो हिस्सा रखता है वो आपका है 1 नंबर पे कौन सा, वो आपका है कुएं व नलकूप। अब तो आपके नलकूप होने लग गए, पुराने टाइम में कुएं हुआ करते थे। और सिंचाई के साधनों में सबसे ज्यादा राजस्थान में यूज में लिया जाने वाला जो सिंचाई का साधन है वो कुएं और नलकूप है, यानी सर्वाधिक, सर्वाधिक। और यदि आप सिंचित क्षेत्रफल को 100% मानो तो उसमें से कुएं और नलकूप का जो हिस्सा है वो आपके है 68.54%, या फिर आप कह सकते हो 68.54%। और यहां पर भी एक बात और पूछ ले अगला, कि यहां ये पूछ ले कि कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो जयपुर है। कुएं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, जयपुर। जयपुर। इसमें एक चीज आप ये याद रखना, यदि एक फैक्ट और पूछ ले आपको कि सर्वाधिक अनुकूल, यानी जो कुएं या नलकूपों की दृष्टि से है, तो सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां, सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां किस जिले में देखने को मिलती हैं, तो वो भी जयपुर है आपका, इसलिए जयपुर में सर्वाधिक होती है। और यदि ये पूछ ले आपको कि इस कुएं और नलकूप की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिकूल जो परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां का मतलब ये होता है कि जहां पर कुएं और नलकूप खोदने में समस्या आती है। भाई खोदने में समस्या आएगी तभी तो क्या होगा, प्रतिकूल परिस्थितियां होगी। खोदने के बाद तो क्या है, पानी आ गया तो फिर तो बाद में प्रतिकूल परिस्थितियां कहां से रह जाएंगी। तो वो नीचे वाले जो जिले हैं, एक तो उदयपुर है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, इनके आसपास का बेल्ट है। क्योंकि यहां प्रतिकूल परिस्थितियां होने का कारण क्या है इन जिलों के अंदर, वो कारण है यहां मिलने वाले चट्टानी सैल समूह है, सैल समूह है। और नीचे चट्टान होती है, उसके कारण क्या होता है, यहां पर पानी तक पहुंचना इतना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इन दो चीजों को आप याद रखोगे। सिंचाई के साधनों में सबसे पहले बात हमने किसके की,
कुएं व नलकूपों की। राजस्थान में यदि आपको सीधा सीधा प्रश्न ये पूछ ले कि राजस्थान में क्या पूरे भारत की बात है ये, कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किनसे की जाती है, तो वो कुएं और नलकूपों से की जाती है। उनका जो हिस्सा है वो आपके है 68.54%। कुएं और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किन जिलों में होती है, किस जिले में, यदि एक जिला पूछ ले आपको, वैसे जयपुर अलवर ये जिले अग्रणी है, लेकिन एक जिला पूछ ले तो आपका जयपुर है। यदि ये पूछ ले कि कुएं और नलकूपों की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक अनुकूल परिस्थितियां किस जिले में मिलती हैं, तो वो भी आपका आंसर जयपुर है। यदि आपको ये पूछ ले कि सर्वाधिक प्रतिकूल परिस्थितियां इस क्षेत्र में किन जिलों में देखने को मिलती है, तो उदयपुर और राजसमंद है। दूसरा अपन बात कर लेते हैं किसकी, सिंचाई के साधनों में दूसरा जो सिंचाई का साधन है वो आपके हैं नहरें। नहरें आप देखते होंगे, नदियों से नहर निकालते हैं अपन, फिर उसके बाद खेतों के अंदर नहरों से फिर बाद में शाखाएं निकलती हैं और वहां जाके अपन सिंचाई करते हैं। तो नहरों से यदि सर्वाधिक से, अच्छा पहली बात तो ये कि नहरों का जो हिस्सा है इन राजस्थान के अंदर सिंचाई के साधनों में वो आपका है 29.52%। लगभग आप मतलब ये लिख सकते हो 29, 30, उधर 68, 69 लिख सकते हो आप, ठीक है ना। अच्छा ये पूछ ले कि नहरों से सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है, तो वो जिला आपका गंगानगर है। गंगानगर उधर भी हमने पढ़ा है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान की पहली नहर गंग नहर है ना, इनसे संबंधित है गंगानगर, ठीक है ना, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिए आपको तीसरा ये पूछ ले और सिंचाई का साधन, तो एक तालाब का भी कुछ हिस्सा, तालाबों का भी कुछ हिस्सा होता है, और राजस्थान में सर्वाधिक जो तालाबों से सिंचाई की जाती है वो आपके भीलवाड़ा जिले में की जाती है, भीलवाड़ा जिले में की जाती है। तो यहां पर अपन ने फैक्चुअल बातें क्या क्या की, 4 पॉइंट तो हमने शुरू में ये लिखे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला गंगानगर, क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला तो आपका आंसर हो गया राजसमंद। फिर बाद में हम आगे परसेंटेज के अंदर जो खुद के जिले का क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई करते हैं, वो यदि परसेंटेज निकालेंगे तो फिर बाद में सबसे ज्यादा आंकड़ा किसका आएगा, सबसे कम किसका आएगा। तो प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई वाला जो जिला है वो भी गंगानगरी है। और यदि ये पूछ ले कि प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम सिंचाई वाला जिला कौन सा, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका चूरू हो जाएगा। तो राजसमंद और चूरू इन दोनों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हमने देखा सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं, कुएं व नलकूप हैं, नहरें हैं, तालाब हैं और अन्य भी साधन हैं। कुएं और नलकूप हैं, इनका सबसे ज्यादा योगदान है सिंचाई के साधनों में, 68.54% हमने इसका आंकड़ा लिखा, इनका डेटा लिखा। यदि आपको पूछ ले सर्वाधिक कुएं और नलकूपों से सिंचाई राजस्थान के किस जिले में की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा जयपुर। और यदि ये पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक जो सिंचाई कुएं और नलकूपों के माध्यम से की जाती है तो उनके लिए अनुकूल स्थितियां किस जिले में देखने को मिलती हैं, तो वो आपका जवाब हो जाएगा जयपुर। लेकिन यही प्रश्न ये पूछ ले कि कुएं और नलकूपों की दृष्टि से सर्वाधिक प्रतिकूल परिस्थितियां किन जिलों में देखने को मिलती हैं, तो फिर वो जो चट्टानी सेल समूह वाले क्षेत्र हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, इनके आसपास का बेल्ट है वो। फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि नहरों का योगदान कितना है, तो नहरों का जो योगदान है सिंचाई के साधनों में राजस्थान में वो है 29.52%। आप ये लिख सकते हो 29-30 राउंड फिगर के अंदर, लगभग 30%। और सर्वाधिक सिंचाई नहरों से की जाएगी तो वो आपके गंगानगर के अंदर। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई कहां की जाती है, तो आपके भीलवाड़ा के अंदर। क्लियर है यहां तक बात। अब अपन बात करते हैं सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण। सिंचाई के साधनों का वर्गीकरण, जो ये साधन हमने लिए हैं का वर्गीकरण, या फिर आप ये कह सकते हो कि इन परियोजनाओं का वर्गीकरण। और उनमें सबसे पहले ये जो वर्गीकरण है ये अप्रैल 1978 में किया गया था, तब से चला आ रहा है ये। और इसके अंदर सबसे पहले जो हम वर्गीकरण में 1 नंबर पे देखते हैं वो है वृहद सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना, वृहद का मतलब ही क्या होता है, बड़ा होता है। और वृहद सिंचाई परियोजना क्या होती है, वह सिंचाई के साधन जिससे
10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है। सिंचाई की जाती है, वो क्या कहलाएगी, वो परियोजना क्या कहलाएगी, वृहद सिंचाई परियोजना। यानी जो सिंचाई परियोजना हम देखेंगे आगे, और किसी सिंचाई परियोजना से सिंचाई करने का क्षेत्रफल यदि 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा आ रहा है, यदि उस सिंचाई परियोजना में डेटा आंकड़ा 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा आ रहा है, तो फिर बाद आप उसको वृहद सिंचाई परियोजना में शामिल करोगे। आपको यह डेटा याद रखना है। 2 नंबर पे है आपकी मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना। मध्यम सिंचाई परियोजना क्या है? ऐसी सिंचाई परियोजना जिससे 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो जो सिंचाई परियोजना होगी वो मध्यम सिंचाई परियोजना होगी। और एक आपकी आती है लघु सिंचाई परियोजना। ध्यान रखना, इनका प्रश्न आता है बार बार, इसलिए इनको थोड़ा सा याद कर लेना भाई। ये मत सोचना ये क्या चीज याद करेंगे, अपन बिल्कुल करेंगे। लघु का मतलब छोटा होता है, और वह सिंचाई परियोजना जिससे 10,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में यदि सिंचाई की जाएगी, 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में सिंचाई की जाएगी, वो आपकी लघु सिंचाई परियोजना होगी। ये 3 सिंचाई परियोजनाएं हैं, ये वर्गीकरण आपको ढंग से याद करना है। एक वृहद सिंचाई परियोजना, एक मध्यम सिंचाई परियोजना और एक लघु सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना वह होगी जिसके माध्यम से 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई की जाएगी। मध्यम सिंचाई परियोजना वह परियोजना होगी जिसके माध्यम से 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर के बीच के क्षेत्रफल में सिंचाई की जाएगी। और जिस परियोजना से 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल में सिंचाई की जाती है, वो आपकी होगी लघु सिंचाई परियोजना। ये आपके इन सिंचाई के साधनों का या इन परियोजनाओं का वर्गीकरण है। इसमें एक आप और पढ़ते हो, एक अपने इनके वर्गीकरण के अलावा एक पढ़ते हैं अपने बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं ये क्या होती हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती हैं? भाई परियोजना तो हम पढ़ ही रहे हैं, जिन के माध्यम से अपन सिंचाई करते हैं, जहां से हम बिजली बनाते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, वो चीजें पढ़ रहे हैं अपन यहां पे। बहुउद्देशीय में नाम से दिख रहा है बहुत सारे उद्देश्य, यानी एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति या पूर्ति जिस सिंचाई परियोजना से की जाए, वो सिंचाई परियोजना कहलाती है बहुउद्देशीय परियोजना। अब एक से अधिक क्या हो सकते हैं? जैसे क्या हो सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई सिंचाई परियोजना है, कोई परियोजना है, बात अपन बहुउद्देशीय परियोजना कर रहे हैं, कोई परियोजना है, वहां से जो पानी है, वो पानी आ रहा है, जो पानी हमने इकट्ठा किया है बांध के माध्यम से, उस पानी का यूज क्या क्या है। जैसे वहां पर अपन पेयजल के रूप में यूज ले सकते हैं उस पानी को, ठीक। मान लीजिए कि हम सिंचाई के पर्पज से यूज ले रहे हैं, हमें बिजली बनाने के, विद्युत उत्पादन के पर्पज से काम ले रहे हैं हम, बाढ़ नियंत्रण, क्योंकि जब बांध होगा तो वहां पानी को रोक कर एक बार रोका जा सकता है, बाढ़ पे कंट्रोल किया जा सकता है, पर्यटन को क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा कि लोग वहां घूमने जाएंगे, तो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है अपने यहाँ पर। एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, पीने का पानी मिल रहा है, सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, विद्युत का उत्पादन हो रहा है, बाढ़ का नियंत्रण हो रहा है, पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिल रहा है। तो यहां जब एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, तो इस प्रकार की परियोजना को हम क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। सिंचाई परियोजना यदि नाम अपन ले रहे हैं, तो उसको अपन सिर्फ क्या करेंगे? सिंचाई के लिए यूज में लेंगे उसको। लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना है तो फिर बाद में वहां पर बिजली का उत्पादन भी किया जाएगा, वहां पर पीने का पानी भी काम में लिया जाएगा, सिंचाई के साधनों को भी हम सिंचाई के रूप में भी यूज में लेते हैं। तो एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है। क्लियर मेरी बात? ये आपकी क्या कहलाती है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। एक शब्द बार बार पूछते हैं
कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यह प्रश्न पीछे भी कई बार आ चुका है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, सुनना ध्यान से, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है। आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है। आया ये प्रश्न? प्रश्न पूछ लेंगे, ये तो याद पूछ लेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। प्रश्न ये पूछ लेंगे किसने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मंदिर में हम किस लिए जाते हैं? मंदिर में हम जाते हैं तो हमारे बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। नौकरी लगना, शादी ब्याह हो जाए, घर अच्छा चले, पैसा कमाए, धंधा अच्छा चले, बहुत सारे उद्देश्य होते हैं जब भी अपन मंदिर में खड़े होते हैं। तो सेम वैसा ही तो यहां हो रहा है। यहां जो ये बहुउद्देशीय परियोजना है, यहां पर भी क्या हो रहा है? बहुत सारे उद्देश्य, पीने का पानी मिल रहा है, सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, बिजली एक बड़ा रोल अदा करती है आज के जीवन के अंदर, बाढ़ का कंट्रोल हो रहा है। तो ये सब चीजें जब एक परियोजना से हमें मिल रही हैं तो वो मंदिर से कम तो नहीं है। आधुनिक इसलिए क्योंकि टेक्निक का उपयोग करते हुए हमने ये परियोजनाएं बनाई हैं। क्योंकि जब बांध बनाते हैं तो वहां तकनीक का यूज होता है, टेक्निक का यूज होता है, अदरवाइज तो बांध कब का टूट जाए। इसलिए इसे आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है। वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का मतलब होता है ऐसी परियोजनाएं जिनके माध्यम से एक से अधिक उद्देश्यों की प्राप्ति हो या पूर्ति हो, जैसे पेयजल, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पर्यटन जैसी। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा है। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपने इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं की बात करेंगे, यानी ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो राजस्थान से संबंधित हैं, या फिर ऐसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जिनसे राजस्थान को फायदा मिलता है, राजस्थान को लाभ पहुंचता है, उन परियोजनाओं के बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं में एक नंबर पे है, वो आपकी है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना। और अपने जो मेन जो समझने वाला जो भाग है वो यहां से शुरू होता है। हालांकि पीछे वाला भी समझने वाला था, ये नहीं कह सकते कि वो समझने वाला नहीं था। इसमें है क्या, एक बात थोड़ा सा आप समझो। देखो मैं आपको थोड़ा सा ले जाता हूं आपको भारत के अंदर। वैसे तो अपन भारत के अंदर ही है, मेरा कहने का मतलब है कि भारत के भूगोल की तरफ ले जाता हूं मैं। यहां एक्चुअल में स्थिति क्या है वो देखिए आप। यहां अपन क्या करते हैं, नदी पढ़ते हैं, ऊपर है, जैसे ये आपका उत्तर भारत है, यहां से इधर से एक नदी आती है और उस नदी का नाम है सिंधु नदी। सिंधु नदी। और फिर सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे इधर आपके झेलम हो गई, उसके बाद में चिनाब हो गई, उसके बाद में रावी हो गई, फिर बाद में इधर यहां व्यास है, और यहां से इधर से एक नदी और आती है जिसका नाम है सतलज। सतलज नदी। ये नदियां आगे जाके फिर इसमें सिंधु नदी मिल जाती है। जब आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये इनका क्रम है। ये ऊपर झेलम है, उसके बाद चिनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलज है। व्यास भारत के अंदर ही सतलज नदी के अंदर मिलती है, और यहां बना हुआ है हरिके बैराज। हरिके बैराज। और इसी हरिके बैराज से हम निकालते हैं क्या, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। चिंता मत करो, हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना पढ़ेंगे तब दोबारा जिक्र करेंगे यहां पर। लेकिन ये इसलिए पढ़ रहे हैं अपन यहां पे कि ये चीज
जो ये इधर घटनाएं घटित हो रही हैं, ये राजस्थान से बाहर हो रही हैं, ये राजस्थान से बाहर है। जैसे मान लीजिए कि राजस्थान यहां है, ये मान लीजिए कि राजस्थान यहां है। अब ये जो चीज है ये सब राजस्थान से बाहर है। फिर राजस्थान में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि राजस्थान इसका फायदा ले रहा है, इसलिए पढ़ रहे हैं। राजस्थान से बाहर होते हुए भी इसको हम पढ़ेंगे। ये नहीं कह सकते कि ये तो राजस्थान में है ही नहीं। और इसमें खास करके वैसे तो राजस्थान यहां पर सतलज, व्यास, रावी इन तीनों नदियों के पानी का यूज लेता है। कैसे भी करके वो अपना आगे नदियों में पढ़ेंगे। और जिसके अंदर खास करके जहां हम यूज लेते हैं वो व्यास और सतलज नदी। दिख रहा है आपको? ये व्यास और सतलज नदियां दोनों भले ही राजस्थान से बाहर बहती हो, लेकिन इन दोनों नदियों का पानी राजस्थान के अंदर आता है, और आता ही नहीं, एक बड़े स्तर पर आता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि हां, हम जो हिमालय का, क्योंकि ये इधर हिमालय है, और ये जितने भी ये हिमालय आपका, एक मिनट, क्या हो रहा है, ये हिमालय है, इधर यहां हिमालय है, और ये हिमालय का पानी अपने यहां राजस्थान में कैसे पहुंचता है? तो वैसे ही पहुंचता है कि इस हिमालय से नदियां निकली। ये सारी नदियां हिमालय की हैं, ये चाहे वो सिंधु है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। लेकिन ये नदियां तो अपने राजस्थान में नहीं आती, लेकिन एक मिनट चालू रखना। हाँ भाई, आवाज आ रही? चलो ठीक। देखिए इधर बात अपन क्या कर रहे थे कि ये भले ही राजस्थान से बाहर है नदियां, लेकिन यहां पर है, इनका पानी आता है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। यहां ये सतलज नदी है, दिख रही है? एक बार वापस मैं इस चीज को ड्रॉ करता हूं। यहां पे देखिए, इधर यहां इधर बात अपन किसकी कर रहे हैं? यहां पर इधर देखिए आप, यहां बात अपन भाखड़ा नांगल परियोजना कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए, यहां इधर ये उत्तर भारत है, और इधर यहां से यहां एक स्थान पड़ता है राकसताल। राकसताल है तिब्बत के अंदर, मानसरोवर झील के पास, कैलाश पर्वत के पास। यहां से एक नदी निकल के आती है, और उस नदी का नाम है सतलज। यहां से एक नदी आती है, और उस नदी का नाम क्या है? सतलज। इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है सतलज। सतलज नदी। और इसी नदी के ऊपर दो बांध बनाए गए हैं। इसी नदी के ऊपर दो बांध बनाए गए हैं। एक बांध यहां बनाया हुआ है, हम इसके बारे में लिखेंगे अभी, एक बार समझते हैं। एक बांध यहां बना हुआ है, इस बांध का नाम है भाखड़ा बांध। यह हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर में। और यहां एक बांध है जिसका नाम है नांगल बांध। नांगल बांध है पंजाब में। इन दोनों बांध, ये नाम देखिए इधर, भाखड़ा और नांगल, ये दोनों बांध है, दोनों बांध है। इन दोनों बांधों के नाम पर इस परियोजना का नाम है भाखड़ा नांगल परियोजना। तो पहला प्रश्न तो हमारे पास यह है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो सतलज नदी पर संचालित है। दो बांध है, भाखड़ा और नांगल। ये जो परियोजना है, अब देखिए यहां पे क्या देख रहे हैं? भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, नांगल बांध पंजाब में, राजस्थान में तो नहीं है। लेकिन फिर भी हम राजस्थान इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यह है राजस्थान
पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। एक मिनट, ये हो क्या रहा है, संयुक्त परियोजना है। यहां देखिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यहां राजस्थान का नाम आ रहा है। इसका मतलब क्या है, राजस्थान को इसका फायदा मिलता है। एक चीज मैं और आपसे क्लियर कर देता हूं कि कोई भी जो परियोजना होती है, भले ही राजस्थान से बाहर हो, राजस्थान के अंदर हो, उस परियोजना के अंदर यदि वो राष्ट्रीय परियोजना नहीं है, यदि कोई परियोजना राष्ट्रीय परियोजना है, जैसे ईआरसीपी अभी राष्ट्रीय परियोजना घोषित की गई थी, तो उसके अंदर 90% पैसा सरकार खर्च करती है, 10% खर्चा है वो लाभार्थी राज्य करते हैं। लेकिन वो राष्ट्रीय परियोजना नहीं है और किन्हीं राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो उस संयुक्त परियोजना का अर्थ यह हुआ कि जो जो राज्य इनका फायदा ले रहे हैं वो राज्य वहां पर लगने वाला खर्चा भी लगाएंगे, और जिस अनुपात में ये खर्चा लगाते हैं उसी अनुपात में इनको फायदा मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब राजस्थान, पंजाब, हरियाणा इन तीनों की संयुक्त परियोजना है, भले ही भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन ये परियोजना किस किस की संयुक्त परियोजना है? तो ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की है। अब यहां पे हमने क्या देखा? यहां पर हमने देखा कि सतलज नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए हैं। यहां पर हमने क्या देखा? सतलज नदी के ऊपर 2 बांध हैं। यहां हमने लिखा इस परियोजना के अंदर है, 1 मिनट इधर करता हूं थोड़ा मैं, हाँ दिख रहा है क्या? छोटा तो नहीं हो रहा? यहां देखिए, यहां क्या है, यहां क्या लिखा हुआ है कि सतलज नदी पर क्या है? 2 बांध हैं। और वो 2 बांध कौन से हैं? एक बांध है भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध। और भाखड़ा बांध कहां पर है? तो ये बिलासपुर पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, वहां है ये। और ध्यान रखना, भाखड़ा बांध में, एक बार मैं लिखता हूं समझा दूंगा, यह है भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्व बांध है। हालांकि सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी बांध है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण पर टिका हुआ, कंक्रीट से बना हुआ, यदि भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ ले तो वो भाखड़ा बांध है। और इसकी ऊंचाई यदि पूछ ले आपको, तो इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। यह भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्व बांध है। कौन सा? भाखड़ा बांध, भाखड़ा बांध। अब इसके बारे में डिटेल से यदि आप लिखना चाहते हो कि कब इसका निर्माण हुआ और वो सारी चीजें लिखोगे तो एक अलग बात है। एक और पॉइंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित, वो भी आपको याद रखना इस भाखड़ा बांध के अंदर। क्या? कि इसे, यानी भाखड़ा बांध को, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारित विराट वस्तु की संज्ञा दी है। चमत्कारित विराट वस्तु की संज्ञा दी है। अब यहां मतलब किसी चमत्कार से कम नहीं है ये, ऐसा कहा है उन्होंने। अब यहां पर अपने पास 2 स्टेटमेंट हो गए। एक थोड़ी देर पहले आया आधुनिक भारत का नवीन मंदिर, और एक शब्द भी आया है चमत्कारित विराट वस्तु। दोनों स्टेटमेंट हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के। तो यदि ये पूछ ले कि आधुनिक भारत का नवीन मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसको कहा, तो आपका आंसर हो जाएगा बहुउद्देशीय परियोजना। और यदि ये कह दे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे चमत्कारित विराट वस्तु की संज्ञा दी है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाखड़ा बांध। वापिस मैं रिपीट कर लेता हूं, भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत सतलज नदी के ऊपर 2 बांध बनाए गए, भाखड़ा बांध और नांगल बांध। भाखड़ा बांध जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्व बांध है, इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारित विराट वस्तु की संज्ञा दी है। यह बात यहां तक क्लियर होगी? ठीक। एक चीज और मैं क्लियर कर देता हूं,
ये जो आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना है, यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। ये बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, क्लियर। अब भाखड़ा बांध के निर्माण की बात करते हैं। देखो एक बार अपन भाखड़ा बांध के बात अपन किसकी कर रहे हैं? पहला बांध कौन सा है आपका? भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध है कहां पर भाई? तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है। ये हिमाचल प्रदेश में है ये। और इसमें हमने फैक्ट क्या लिखे कि एक तो ये भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्व बांध है, और एक हमने पढ़ा कि इसे पंडित जवाहरलाल ने चमत्कारित विराट वस्तु की संज्ञा दी है। क्लियर। अब इसके निर्माण की बात करें तो इसकी नींव रखी गई थी, वो आपके रखी गई थी 1955 में। कब है? 1955 में। एग्जैक्ट डेट लिखना चाहो तो 17 नवंबर 1955 है। 17 नवंबर 1955 इस दिन इसकी नींव रखी गई थी, मतलब ये बनना शुरू हुआ था और बना जाके लास्ट में कब है? 1962 में। मतलब निर्माण पूरा कब हुआ? हालांकि ये नहीं पूछेंगे आपको, लेकिन फिर भी लिख लो आप। तो ये अक्टूबर है 1962 में। फिर उसके बाद में यदि ये पूछ ले कि राष्ट्र को समर्पित कब किया, राष्ट्र को समर्पित कब किया गया, तो ये किया गया था आपके अक्टूबर 1963। अक्टूबर 1963। ये चीज इतनी खास है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप याद कर लेना मोटा मोटा। क्लियर मेरी बात? अब 2 नंबर पे जो बांध हमने देखा था, वो बांध क्या था? वो बांध था नांगल बांध। 2 नंबर पे बांध कौन सा है भाई? इसके ऊपर नांगल बांध है। और नांगल बांध कहां है? तो नांगल बांध है पंजाब के अंदर। कहां है? पंजाब के अंदर, रोपड़ पंजाब के अंदर है नांगल बांध। ध्यान रखना, नांगल बांध, और इधर मैं लिख देता हूं एक लाइन है, नांगल बांध और इसे नांगल बांध व भाखड़ा बांध के बीच, व भाखड़ा बांध के बीच 13 किलोमीटर की दूरी है। सिर्फ इतना ही गैप है, 13 किलोमीटर की दूरी है। हालांकि दोनों स्टेट में है, लेकिन इसका मतलब ये बाउंड्री के आसपास ही है। तो नांगल बांध भी कहां पर? आपका पंजाब के अंदर है। ये जो आपका नांगल बांध है, अब डायग्राम एक बार वापस बनाओ, या फिर अपन उसी पीछे वाले डायग्राम में चलते हैं। यहां देखिए, अच्छा ये डायग्राम तो नहीं, फिर अपन नए सिरे से बनाते हैं। ये यहां तक समझ आ गया ना? एक बार डायग्राम अपन दोबारा बनाते हैं। देखिए इधर नए पेज पे बना रहा हूं मैं। ये इधर आपके नदी कौन सी है? सतलज नदी है। यहां ये आपके सतलज नदी है। ये सतलज नदी है। इसके ऊपर 2 बांध हैं। यहां एक बांध बना हुआ है, एक बांध यहां बना हुआ है। इसके पीछे एक यहां पर जलाशय बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और इस जलाशय का नाम है गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय। और ये जो गोविंद सागर जलाशय है आपका, ये है कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। और ध्यान रखना, गोविंद सागर जलाशय हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इस जलाशय से भी हमें सिंचाई के लिए पानी मिलता है, और सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए, यानी सिंचाई और पेयजल दोनों के लिए इस गोविंद सागर जलाशय से राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इनको क्या मिलता है? इनको मिलता है पानी। किसके लिए? पेयजल और सिंचाई के लिए। लेकिन सिर्फ पेयजल के लिए, केवल पेयजल के लिए पानी मिलता है, वो केवल पेयजल के लिए पानी मिलता है इससे, वो मिलता है दिल्ली व चंडीगढ़ को। दिल्ली व चंडीगढ़ को। क्लियर मेरी बात यहां तक? तो ये थोड़ी सी बात आप याद रखना। गोविंद सागर जलाशय जो कि हिमाचल प्रदेश में इस भाखड़ा नांगल के पीछे है, बैकवाटर के रूप में है,
यहां से पेयजल और सिंचाई के लिए पानी अपने राजस्थान को भी मिलता है। इसके अलावा पंजाब हरियाणा हो गया। केवल पीने का पानी दिल्ली व चंडीगढ़ को। दिल्ली व चंडीगढ़ रहने के लिए जगह कम पड़ रही है, तो सिंचाई तो वो कहाँ करेंगे, वैसे भी है ना, सिटी इलाके हैं, इसलिए पीने का पानी मिलेगा उनको। ये आपका बांध कौन सा हो गया, ये बांध कौन सा हो गया आपका, भाखड़ा बांध हो गया, भाखड़ा बांध हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये जो बांध है इसका नाम क्या है, नांगल बांध है, नांगल बांध है। ठीक, यहां तक। अब इस नांगल बांध से एक, इस नांगल बांध से और एक चैनल निकाला गया है जिसका नाम है नांगल हाइडल चैनल, नांगल हाइडल चैनल। इसके आगे आप आओगे, इसके आगे आप आओगे यहां पर है, इसके आगे आप यहां पर आओगे तो यहां है रोपड़ हेडवर्क्स, रोपड़ हेडवर्क्स। यहां से दो नहरें निकाली गई हैं। एक नहर ऊपर है बारी बिस्त दोआब नहर, बारी बिस्त दोआब नहर। इससे बारी बिस्त दोआब नहर से पानी मिलता है सिर्फ पंजाब को। इसका मतलब इससे अपने राजस्थान का कोई लेना देना है नहीं। यहां एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है सरहिंद नहर, सरहिंद नहर। और इस सरहिंद नहर से इन तीनों राज्यों को पानी मिलता है, यानी पंजाब को भी मिलता है, हरियाणा को भी मिलता है और राजस्थान को भी मिलता है, राजस्थान को भी मिलता है। ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट आपके सामने खोलकर वापिस मैं रिपीट कर रहा हूं। ये नदी कौन सी आपकी, तो ये नदी हो गई आपकी सतलज नदी, सतलज नदी। वापिस एक बार रिपीट कर लो, याद हो जाएगा। यहां सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा बांध, नांगल बांध, दो बांध बनाए गए। भाखड़ा बांध के पीछे एक जलाशय बना हुआ जिसका नाम गोविंद सागर जलाशय, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इस गोविंद सागर जलाशय से पेयजल और सिंचाई के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा को पानी मिलता है। केवल पीने का पानी दिल्ली और चंडीगढ़ को मिलता है। भाखड़ा बांध जो कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में है, हमने पीछे लिख लिया है, जो कि राजस्थान का नहीं, सॉरी, भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्व बांध है जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारित विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। लेकिन आधुनिक भारत का नवीन मंदिर किसे कहा, तो वो किसे कहा था, आधुनिक भारत का नवीन मंदिर किसे कहा, तो आधुनिक भारत का नवीन मंदिर कहा था बहुउद्देशीय परियोजनाओं को। उसके बाद में है नांगल बांध। ये नांगल बांध रोपड़ पंजाब के अंदर है। यहां से नांगल हाइडल चैनल निकाली गई है। इसके आगे रोपड़ हेडवर्क्स है पास में ही। यहां से बारी बिस्त दोआब नहर निकाली गई, उससे तो पंजाब को पानी मिलेगा। नीचे सरहिंद नहर निकाली गई जिससे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा इन तीनों को पानी मिलेगा। और ये भाखड़ा नांगल परियोजना है। ये भाखड़ा नांगल बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। क्लियर मेरी बात यहां तक। अब बात आती है कि राजस्थान को कितना पानी मिलता है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले। देखो इधर बात अब राजस्थान की आती है। यहां तक ये हो गया कि भाई हाँ ठीक है, राजस्थान से बाहर ऐसे, लेकिन फिर राजस्थान की तरफ लेके आओ इसको। राजस्थान की तरफ लेके आएंगे तो फिर स्थिति क्या बनेगी वो अपन चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि यहां जो कुल विद्युत का उत्पादन होता है, कुल विद्युत उत्पादन, तो वो होता है 1493 मेगावाट, 1493 मेगावाट। ये आंकड़ा याद रखना। और इसके अंदर इसकी जो कुल सिंचाई क्षमता है, इसकी जो कुल सिंचाई क्षमता है वो है 14.6 लाख हेक्टेयर, 6 लाख हेक्टेयर। ये इसकी क्या है, सिंचाई क्षमता है। इतने क्षेत्र में मतलब इससे अपन सिंचाई कर सकते हैं। जबकि इसकी जो विद्युत उत्पादन क्षमता वो कितनी है, 1493 मेगावाट है। अब क्या हुआ था, 1959 में एक समझौता हुआ था। 1959 में और एक समझौता हुआ था। किसके बीच हुआ था वो हुआ था पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार के बीच। पंजाब व राजस्थान सरकार के बीच, सरकार के बीच। और इस समझौते के तहत क्या तय किया गया था, ये जो समझौता हुआ इसके तहत तय क्या किया गया था, तय ये किया गया था कि इस परियोजना से राजस्थान को, इस परियोजना से राजस्थान को 15.22% विद्युत और पानी, विद्युत और पानी दोनों
पानी बाद में पेयजल और सिंचाई के रूप में काम में ले सकते हो। दोनों मतलब राजस्थान को कितना मिलेगा? 15.22% हिस्सा मिलेगा, हिस्सा मिलेगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लो। ये पूछा जाता है बार बार कि जो 1959 में पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार के बीच समझौता होता है, उस समझौते के तहत विद्युत और जल इन दोनों में राजस्थान का हिस्सा कितना रहेगा? 15.22% रहेगा, 15.22% रहेगा। ये आंकड़ा ढंग से याद कर लेना। और इस हिसाब से फिर बाद में राजस्थान को जो बिजली मिलती है, बिजली वो है 227.35 मेगावाट है, 227.35 मेगावाट। और इसके अलावा जो पानी मिलेगा वो मिलेगा 2.3 लाख हेक्टेयर, 2.3 लाख हेक्टेयर में जितनी सिंचाई हो सकती है उतना पानी मिलेगा। यह एक समझौता हुआ था। क्लियर बात यहां तक? तो 1959 में इस भाखड़ा नांगल परियोजना से हिस्सा निर्धारित करने के लिए पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत राजस्थान को इस परियोजना से 15.22%, चाहे फिर वो विद्युत है या जल है, उसमें हिस्सा राजस्थान का ये रहेगा। इस हिसाब से राजस्थान को जो टोटल यहां पर 1493 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है, उस हिसाब से राजस्थान को 227.32, ये 35 लिख दे, 227.32 इतना मेगावाट विद्युत मिलेगी। और पानी कितना मिलेगा? तो 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जितनी सिंचाई हो सकती है उतना पानी मिलेगा। यह आपके क्या है? भाखड़ा नांगल परियोजना। एक बार इसको आप वापस रिपीट कर लो शुरू से। भाखड़ा नांगल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। सतलज नदी पर 2 बांध बनाए गए, भाखड़ा बांध, नांगल बांध। ठीक है, एक याद रखना, यह भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इससे भाखड़ा बांध की बात करें तो यह भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट निर्मित गुरुत्व बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारित विराट वस्तु कहा था। फिर हमने ये देखा था कि भाखड़ा बांध की नींव है वो 1955 में रखी गई, पूरा 1962 में हुआ और राष्ट्र को समर्पित 1963 में किया गया था। फिर हमने देखा था नांगल बांध और भाखड़ा बांध के बीच की दूरी केवल 13 किलोमीटर है। फिर हमने इस डायग्राम के माध्यम से समझा कि पीछे गोविंद सागर जलाशय बना हुआ है हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिससे पेयजल और सिंचाई के लिए राजस्थान, पंजाब, हरियाणा तीनों को पानी मिलता है, लेकिन केवल पीने का पानी दिल्ली व चंडीगढ़ को मिलता है। उसके बाद में नांगल बांध है, वहां से नांगल हाइडल चैनल निकाली गई है। और उसके आगे रोपड़ हेडवर्क्स है, जहां से बारी बिस्तुआब नहर निकाली गई है, उससे तो पेयजल को पानी मिलेगा। और सरहिंद नहर से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को पानी मिलेगा। फिर हमने बात की थी आगे कि कुल विद्युत उत्पादन क्षमता इसकी 1493 मेगावाट है, कुल सिंचाई क्षमता इसकी 14.6 लाख हेक्टेयर है। 1959 में समझौता हुआ, समझौते के तहत राजस्थान को 15.22% विद्युत और जल दोनों में हिस्सा। इस हिसाब से राजस्थान को विद्युत 227.32 मेगावाट और सिंचाई के लिए पानी 2.3 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई। यह आपकी परियोजना कौन सी होगी? भाखड़ा नांगल परियोजना होगी। और उसके बाद में जो एक परियोजना है उसका नाम क्या है? व्यास परियोजना। उसके बाद में दूसरी जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो आपकी है व्यास परियोजना। व्यास परियोजना और व्यास परियोजना है, इसमें भी फैक्चुअल बातें मैं लिखा देता हूं। एक तो यह भी क्या है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है, कि संयुक्त परियोजना है। एक बात तो ये होगी, ठीक है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बात याद ये रखनी है कि ये किसके ऊपर संचालित है? तो व्यास नदी पर संचालित है, व्यास नदी पर संचालित है। और व्यास नदी पर 2 बांध बने हुए हैं, पंडो है और पोंग बांध। अब उसको डायग्राम के माध्यम समझेंगे। है क्या एक्चुअल में? जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यहां इधर से और एक नदी निकलती है और उस नदी का नाम है सतलज नदी। क्या नाम है? सतलज नदी। ये सतलज नदी इधर हमने देख ली। यहां पर इस सतलज नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं, इस सतलज नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। एक यहां बना हुआ है भाखड़ा बांध और एक यहां बना हुआ है नांगल बांध। क्लियर यहां तक बात? इसका नाम लिख देता हूं मैं, एक बार इसका नाम लिख देता हूं। ये आपका हो गया भाखड़ा बांध, डिटेल से हमने पढ़ लिया इसको। ये भाखड़ा बांध हो गया, हिमाचल प्रदेश में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ये आपका हो गया नांगल बांध, जो कि पंजाब के अंदर है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। नांगल बांध है जो कि पंजाब के। अब क्या है? इसके ऊपर एक नदी है, यहां पे ऊपर एक नदी है, इधर यहां एक नदी है और उस नदी का नाम है व्यास नदी। क्या नाम है? व्यास नदी। यहां ऊपर एक नदी है, उसका नाम क्या है? व्यास नदी। व्यास नदी।
व्यास नदी। ये नदी कौन सी है? ये आपकी सतलज नदी है, सतलज नदी है। बोलो यहां तक बात समझ में है? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, इससे व्यास नदी के ऊपर दो बांध बने हुए हैं, यहां इसके ऊपर दो बांध बने हुए हैं इस तरह से, ऐसे। इसमें से इस बांध का नाम है पंडोह बांध। पंडोह बांध ये हिमाचल प्रदेश में है, ये पंडोह बांध, पंडोह बांध हिमाचल प्रदेश में। और एक बांध यहां बना हुआ है जिसका नाम है पोंग बांध, पोंग बांध, और ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। अब क्या किया गया कि इधर आपके ये जो पंडोह बांध है, यहां से एक नहर निकाली और लाके जोड़ दी किसको? किसमें? सतलज में। अब ये नहर आप देख पा रहे होंगे कि ये नहर निकाली गई इस पंडोह बांध से, लाके कहां मिला दिया इसको? सतलज नदी पर। अब इस नहर का नाम है व्यास सतलज लिंक नहर। व्यास सतलज लिंक नहर। भाई व्यास और व्यास नदी को और सतलज नदी को लिंक कर रही है ना, तो व्यास सतलज लिंक नहर होगी। इसी नहर के ऊपर एक विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है, इसके ऊपर ही एक विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है यहां पे, और उसका नाम है देहर विद्युत ग्रह। देहर विद्युत ग्रह। और इस देहर विद्युत ग्रह से टोटल 990 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। सुनते जाओ एक बार आप। उसके बाद में ये जो पोंग बांध है, यहां पर भी एक विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है, विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है, और इस विद्युत ग्रह से 390 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। ये जो देहर विद्युत ग्रह जहां 990 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, इस देहर विद्युत ग्रह से राजस्थान को मिलता है 20% हिस्सा। और ये जो आपका इधर पोंग विद्युत ग्रह है, यहां जो आपका विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है, इससे राजस्थान को मिलता है 59% हिस्सा। ये डायग्राम बनाओ एक बार, वापिस मैं समझा देता हूं। सुनो वापिस। ये सतलज नदी है, सतलज नदी के ऊपर क्या है? आपके व्यास नदी है। व्यास नदी पर दो बांध है, पंडोह बांध और पोंग बांध, दोनों हिमाचल प्रदेश में है। पंडोह बांध से एक लिंक नहर निकाली गई है जो आके ले जाके सतलज को जोड़ती है। ये व्यास और सतलज को जोड़ रही है, तो ये व्यास सतलज लिंक नहर होगी। इसके ऊपर एक विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है जिसका नाम है देहर विद्युत ग्रह, जहां पर 990 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। इसमें से 20% बिजली अपने राजस्थान को मिलती है। इधर पोंग बांध है, वहां पोंग बांध पर एक विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है जिसकी क्षमता 390 मेगावाट है। इससे जो बिजली मिलती है राजस्थान को, वो 59% मिलती है। क्लियर मेरे बात? प्रश्न पूछा हुआ है ये। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा भाखड़ा नांगल परियोजना, वहां दोनों से मिलाकर और 15.22% हिस्सा था विद्युत और जल दोनों के अंदर। यहां पे इनसे तो विद्युत मिल जाएगी, प्लस पानी भी मिलेगा। अब देखो, इस लिंक नहर का बनाने का उद्देश्य यह है कि जब भी, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाओगे ना आप, तो ऊपर जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे क्या है, पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे पानी की मात्रा बढ़ती जाएगी। इसलिए नीचे वाली नदियों में पानी की मात्रा कम है, तो नीचे वाली नदियों के अंदर पानी की मात्रा यदि कम है, तो इस लिंक के माध्यम, इस लिंक नहर के माध्यम से, और ये पानी आपके इधर इन, जब भी इन भाखड़ा और नांगल बांधों में पानी की कमी आ जाएगी, तो आप व्यास नदी से लाके इसमें छोड़ सकते हो। तो एक तो पंडोह बांध का जो बनाने का उद्देश्य या जो उद्देश्य की पूर्ति हो रही है, वो तो एक तो बिजली बन रही है यहाँ पर 990 मेगावाट, प्लस यहाँ भाखड़ा और नांगल, इन दोनों बांधों के अंदर यदि पानी की कमी आ जाती है तो वो पानी की कमी की पूर्ति इनसे की जाएगी। प्लस ये पोंग बांध है, यहां से क्या होगा, हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि यहां से निकाली गई है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इस इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जो निकाला गया है, तो यहां पे इस बांध का एक उद्देश्य हो गया कि इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से आगे राजस्थान को पानी उपलब्ध करवाना। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, अब यदि अपने इसको क्या लिखते हैं, इसको यदि अपने नोट्स के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखोगे? क्या लिखोगे कि बात अपने किसकी कर रहे थे? अभी यहां पर अपन बात किसकी कर रहे थे? बात अपन कर रहे थे व्यास परियोजना की। 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है सा। इसके ऊपर क्या बनाए गए हैं? 2 बांध बनाए गए हैं। 2 बांध में से एक बांध कौन सा है? पंडोह बांध है। पंडोह बांध है। पंडोह बांध वो कहां पर है? वो हिमाचल प्रदेश में है। इस पंडोह बांध से क्या निकाला गया है? व्यास, व्यास, सतलज,
लिंक नहर निकाली गई है, लिंक नहर निकाली गई है। इस व्यास सतलज लिंक नहर पे एक विद्युत ग्रह स्थापित किया गया जिसका नाम क्या है? देहर विद्युत ग्रह है। क्या नाम है? देहर विद्युत ग्रह है। इस देहर विद्युत ग्रह पर कितने बिजली का उत्पादन होता है? तो 990 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। इसमें से राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो राजस्थान का हिस्सा 20% है। एक बात तो ये हो गई। बोलो बात आई समझ नहीं आई? ठीक है सा। दूसरा बांध कौन सा है? दूसरा बांध कौन सा है? तो दूसरा बांध है आपका कौन सा? पोंग बांध। पोंग बांध भी कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, यहां पर जो विद्युत ग्रह स्थापित किया गया है उस विद्युत ग्रह की क्षमता कितनी है? इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो उसकी उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। इन 390 मेगावाट में से राजस्थान को कितना मिलता है? तो 59% मिलता है। देखो वो दूर है, पंडो उधर नहीं था क्या? पंडो दूर था, पंडो दूर है, दूर वाले से कम मिल रही है, नजदीक वाले से ज्यादा मिल रही है। तो इससे पंडो से 20 और पोंग से 59% मिलती है। ठीक है, क्लियर बात यहां तक? ठीक है, व्यास सतलज लिंक नहर। अब क्या है, एक इसका फायदा क्या है, एक इसका लाभ क्या है? एक इसका लाभ यह है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी उपलब्ध करवाना, पानी उपलब्ध करवाना। अभी समझाऊंगा मैं कैसे पानी उपलब्ध करवाना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का नाम क्यों आ रहा है? एक बड़ा हिस्सा है। क्लियर मेरी बात? तो यदि सीधा सीधा आपको पूछ ले कि भाखड़ा नांगल परियोजना से राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो 15.22। व्यास परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितना है? तो पंडो में 20 और पोंग में 59। क्लियर मेरी बात यहां तक? अब देखिए, एक समझौता हुआ था राजीव 1985 में, एक समझौता होता है और उसका नाम है राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता। लोंगोवाला समझौता। और यह जो समझौता 1985 में हुआ था, यह समझौता किस चीज को लेकर हुआ था? यह समझौता हुआ था इन व्यास सतलज और रावी नदियों के पानी के बंटवारे के लिए, कि भाई किसको कितना मिले, क्योंकि ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था शुरू से ही। तो फिर बाद में ये जो व्यास सतलज रावी नदियां हैं, इनसे किस राज्य को कितना पानी मिले, जब ये लगातार झगड़े चल रहे थे, तो फिर बाद में 1985 के अंदर एक समझौता हुआ था और उस समझौते का नाम है राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता। और इस समझौते ने फिर क्या किया? इस समझौते के तहत यह निष्कर्ष निकाला कि यहां अपन करते हैं एक कमीशन का गठन, और उस कमीशन का नाम था इराडी कमीशन। क्या नाम था? इराडी कमीशन। और इस इराडी कमीशन का जो गठन हुआ था वो इसके एक साल बाद यानी 1986 में हुआ था। भाई ऐसा ही होता है, आज भी अपन क्या करते हैं, किसी भी बड़े स्तर पर यदि अपने को कोई काम करना है तो उससे पहले हम एक आयोग का गठन करते हैं। फिर वो आयोग क्या करेगा? वो सिफारिश करेगा, उस सिफारिश के आधार पर बाद में बातें आगे बढ़ेंगी। तो सेम वैसा ही हुआ कि जब इनके बीच समझौता हुआ तो ये समझौते के तहत ये तय किया गया कि पहले एक आयोग गठित करो, एक कमीशन गठित करो, और उसका नाम था इराडी कमीशन। ये इराडी कमीशन 1986 में गठित किया जाता है। और इसने क्या किया गया था? इसने जो सिफारिश की थी, इसने सिफारिश की थी कि राजस्थान को पानी कितना मिले। तो इसने जो सिफारिश की, इस सिफारिश के तहत राजस्थान को 86 लाख एकड़ फुट पानी मिले, ये इसने सिफारिश की। ये 86 लाख एकड़ फुट है। इसको आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है 8.6 मिलियन एकड़ फुट। मिलियन एकड़ फुट, आप जानते हैं कि 1 मिलियन के अंदर 10 लाख होता है, ये दोनों आंकड़ा एक ही है। और ये शॉर्ट में ऐसे लिखा मिलेगा आपको किताब में 8.6 MAF, यानी 8.6 मिलियन एकड़ फुट। और यहां से फिर बड़ा हिस्सा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब ये जो आपको 8.6 मिलियन एकड़ फुट पानी मिल रहा है इस समझौते के तहत, वो जो पानी मिल रहा है वो फिर बाद में जो भी राजस्थान में इधर से जितनी भी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं से जो पानी आ रहा है राजस्थान में, वो अलग अलग आगे पढ़ेंगे। इंदिरा गांधी नहर को कितना मिलेगा और अन्य जो परियोजनाएं हैं उनके माध्यम से कितना मिलेगा, वो ये चीज अभी क्लियर करनी है आपको। वापिस देखिए कि बात अपन ये कर रहे थे कि व्यास परियोजना में हमने देखा था कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, भाई दोनों
चाहे वो आपकी भाखड़ा नांगल परियोजना है, चाहे व्यास परियोजना, दोनों परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा के संयुक्त परियोजना थी। व्यास नदी पर संचालित है, 2 बांध बनाए गए, एक पंडोह बांध, पंडोह बांध है ना, यहाँ से व्यास सतलज लिंक नहर निकाली गई, जहां आगे देहर विद्युत गृह स्थापित किया गया, जहां पर 990 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है, उसमें 20% हिस्सा किसका है, राजस्थान का है। फिर अपन ने बात की थी आगे जो बांध है वो उसका नाम है पोंग बांध, जैसे ये डायग्राम है, डायग्राम के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। पोंग बांध है, वहां पर विद्युत गृह स्थापित किया गया, उसकी 390 मेगावाट क्षमता है, और इससे राजस्थान को कितना पानी मिलेगा, 20%। प्लस ये है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके बाद में हमने बात ये की थी, जब इनके बीच विवाद हो रहा था कि किसको कितना पानी मिले, क्योंकि पानी का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो रहा था, तो फिर राजीव गांधी लोगों वाला समझौता होता है 1985। इस समझौते के तहत एक कमीशन का गठन किया जाता है, जिसका नाम है इराडी कमीशन, 1986 में गठित किया गया था। और उसने ये सिफारिश की थी कि राजस्थान को 86 लाख एकड़ फुट पानी उपलब्ध करवाया जाए, मतलब इतना पानी राजस्थान के हिस्से में आएगा। इसको आप 8.6 मिलियन एकड़ फुट भी लिख सकते हो, और इसको शॉर्ट में 8.6 MAF भी लिख सकते हो। ये आपकी व्यास परियोजना है। तो ये भाखड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना भले ही राजस्थान से बाहर है, भले ही राजस्थान से बाहर संचालित हो रही है, भले ही राजस्थान से बाहर बांध बनाए गए हैं, लेकिन इनमें राजस्थान का हिस्सा है, इसलिए हम इनको राजस्थान की परियोजनाओं में पढ़ते हैं। ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो ये 2 महत्वपूर्ण जो बड़ी परियोजनाएं हमने पढ़ी, बाकी की परियोजना अपन कल पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।